नमस्ते एवरीवन। अभी हम लोग स्पीडी सार संग्रह के पारिस्थितिकी और प्रदूषण वाले पार्ट को करेंगे। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इनके कहने का मतलब है दोस्तों, इनके कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा पेड़ पौधा है बहुत सारा, मान लीजिए, और यहाँ पे हमारा जल है, ठीक है, वाटर है हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमारा यहाँ पे एयर है, ठीक, यहाँ पे हमारा पहाड़ है। तो इस सब का जो मिला के एक साथ जो स्टडी किया जाता है ना दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इनके कहने का मतलब है। आगे देखते हैं हम लोग। इकोलॉजी शब्द का प्रथम उपयोग रीटर ने किया था 1865 में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। महासागर को जो है सबसे स्टेबल इकोलॉजी माना जाता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और ये जो हम कंडीशन बनाए, ये मिली जुली इकाई को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जो एक दूसरे से जो रिलेटेड है। कैसे? जैसे कि हम लोग जो है ना कहीं पशु से और जो पेड़ पौधा है उससे काफ़ी रिलेटेड है। तो जो ये रिलेशन है ना, इसको हम लोग तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने 1935 में किया था। 1935 में किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र होता है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैव घटक एवं अजैव घटक। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक में वो चीज़ें होते हैं दोस्तों, बायोटिक में वो चीज़ें होती हैं, ये जो पहाड़ है ना दोस्तों, ये हमारा किस में आ जाएगा, ये ए बायोटिक में हमारा आ जाएगा। और जो हमारा जीव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब हमारा बायोटिक में आ जाता है। आगे देखते हैं। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। आप देखिएगा ध्यान से, तो यही क्रिया जो है हर चीज़ में होते चलता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा छोटा छोटा ये अगर घास है, ठीक, तो घास को कौन खाता है, घास को कौन खाता है, हमारा छोटे जो है शाकाहारी जंतु खाते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हिरन हो गया, ठीक, उसके बाद जो है बकरी हुआ, उसके बाद जो है गाय हुआ। और इसको कौन खाता है, इसको कौन खाता है, मान लीजिए कि मनुष्य भी खाता है, ठीक, शेर भी खाता है, ठीक, और घास को मनुष्य भी खाता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य भी इसको खाता है। और क्या होता है, ये जब मरते हैं ना शेर, तो इसको गिद्ध भी खाता है, गिद्ध भी खाता है। तो ये जो सिस्टम है ना, एक ठो होता है उत्पादक जहाँ से उत्पादन होता है, और एक ठो होता है उपभोक्ता। और ये लास्ट में जो सब चीज़ जब मर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपघटन। जैसे कि जमीन में सड़ता है, गलता है, उसमें बैक्टीरिया से, फंगी से कारण सड़ते गलते जमीन में उसका सारा विटामिन और मिनरल्स जमीन में चला जाता है। और फिर जब जमीन में जब उचित मिलता है ऑक्सीजन, उचित टेम्परेचर, तो फिर यहाँ से जीवन की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो ये चक्र चलते रहता है दोस्तों। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक उपभोक्ता कहलाता है, जो कि हम अभी बताएं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि बकरी, गाय, भैंस, हिरन। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी, शेर, बाघ, ये सब। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे कि बाघ, शेर, चीता। अच्छा, तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो है बाघ, शेर
द्वितीयक और तृतीयक दोनों में आते हैं दोस्तों, क्योंकि बकरी को डायरेक्ट बाघ और शेर भी खा लेता है, भैंस को भी खा लेता है, तो इस ढंग से ये द्वितीयक और तृतीयक दोनों में आता है। अजैविक घटक दो भागों में विभक्त किया जाता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। ठीक, कार्बनिक जैविक अजैविक घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, इसमें जो कार्बनिक है। और अकार्बनिक अजैव घटक मतलब एबायोटिक घटक हैं मृदा, जल, वायु, खनिज, ये सब है अकार्बनिक अजैविक घटक। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। कवक एवं जीवाणु ऐसा चीज है जो मरे हुए शरीर को जो है मिट्टी में वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको जो क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल जिसको कहते हैं, तो डिग्रेड कर देता है उस चीज को। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। ये सफाई कर्मचारी जो है ये भी एक तरह से अपघटक ही होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो है बकरी पड़ा हुआ है मरा हुआ, या फिर कुत्ता पड़ा है, तो उसको बैक्टीरिया और कवक क्या करेंगे, वहाँ से उसको सफाई कर देंगे, ज़मीन में काट काट के ख़त्म कर देंगे। उसी ढंग से दोस्तों इसलिए उनको अपघटक कहा जाता है, और सफाई कर्मचारी भी यहीं साफ करने का काम करते हैं, इसलिए इनको भी अपघटक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। जैसे कि मान लीजिए शेर जो है हिरण खाता है, तो जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक जगह से ये जो ऊर्जा का जो है ना एनर्जी चेन जो बनता है ना, एनर्जी चेन बनता है, यहाँ से आपको हिरण से एनर्जी चला जाएगा कहाँ पे, लायन में। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी चेन या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। जो उत्पादकता है, जो उत्पाद करने वाले हैं, जैसे कि घास हुआ, धान हुआ, छोटा छोटा धान, ये उत्पादक, वहाँ उसको जाके बकरी चर गई, हिरन चर गई, उसको जो है शेर खा लिया, शेर मर गया, तो फिर उसको अपघटक। अपघटक क्या होता है, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया, कुछ भी जो उसको अपघटन में कर दे, डिग्रेड कर दे। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। खाद्य श्रृंखला में ये प्राथमिक और द्वितीय इसलिए है कि प्राथमिक हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग साग भी खा लेते हैं, और हम लोग चिकन मटन भी हम लोग खा लेते हैं दोस्तों, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। किसी परितंत्र में के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्जा पिरामिड एक ठो होता है ऐसे, सिंपल पिरामिड होता है, एक ठो होता है ऐसे, यहाँ पे ऊर्जा का स्तर अधिक है, यहाँ पे ऊर्जा का स्तर कम है, और यहाँ पे ऊर्जा का स्तर उससे भी कम है। तो ये पिरामिड कभी कभी उल्टा बताने के लिए किया जाता है और सीधा बताने के लिए किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, जो अभी हम लोग जो सीधा सीधा बात किए वो ऊर्जा पिरामिड होता है। ठीक, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ये सिंपल क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मोटा मोटी इतना जानकारी होना चाहिए। पारिस्थितिकी सिर्फ इतना ही में ख़त्म नहीं हो जाता है, ये जो सार संग्रह में दिया है बस उसी को हम करा रहे हैं, और अभी हम लोग प्रदूषण करने वाले हैं, साथ ही में कर लेते हैं। वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो सकता है प्रदूषण कहलाता है। चाहे वायु है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण में आजकल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है और क्या कचरा है, और जो शहरों से गंदी नालियों से चीज़ आता है जल में, वो सब प्रदूषण हो रहा है। भूमि में प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है। आपको जो छिड़काव हो रहा है फसलों पर, उससे भूमि का प्रदूषण होता है। अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है उसी को प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, परजैविक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है, एंथ्रोपो मतलब होता है मानव, जेनिक मतलब मानव को जरा जो उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण प्रदूषण जो मानव जनित है उनको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल, जो जैव विघटित प्रदूषक है, ये प्रदूषक तो हैं लेकिन ये क्या होता है, जैव विघटित है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये प्रदूषक भी है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये इसका विघटन आसानी से हो जाता है। जैसे कि वाहित मल, जैसे कि पूरे पटना में आप देखिएगा
कि सारा जो है मल जो है वो गंगा नदी में जाता है नाला के थ्रू। तो ये क्या है, जैव विघटित प्रदूषक है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर, पेट। अच्छा, वायु प्रदूषक सीसा को कैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि क्या होता है, पेट्रोल में हम सीसा डाल देते हैं। सीसा डाल देने से पेट्रोल में जो विस्फोटक क्षमता होता है ना दोस्तों, वो बढ़ जाता है। तो पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा उसमें काम करने लगता है। लेकिन सीसा जो है, जो गाड़ी के धुआं से बाहर निकल के लोगों के नाक के थ्रू, श्वास के थ्रू अंदर जाता है और उदर रोग प्रकट करता है। तो ये सीसा भी क्या है, वायु प्रदूषक है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है सीसा से। आप देखिए, जो न्यूरॉन सिस्टम है वो रोग भी जो है सीसा से होता है। ठीक। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। जो एलिबेस्टर का जो घर बनता है दोस्तों, उसमें एस्बेस्टर मिक्स होता है और वो जब विघटित होता है तो उसका धूल जो पर्यावरण में जाता है तो उससे भी फेफड़ा का रोग होता है। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को, और पारा का अयस्क होता है सीने पर, और पारा जो है क्या बोलते हैं, इससे मीना माता रोग भी होता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, जो कार्बन मोनोऑक्साइड अधजले जो है पेट्रोल, गाड़ी, प्लास्टिक, इस सब से निकलता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है बहुत खतरनाक होता है। इससे अचानक आपको जो है उल्टी होने लगता है, माथा दर्द करने लगता है और आप बेहोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग मर भी जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CO होता है, बहुत खतरनाक होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। और आर्सेनिक आप लोग देखते होइएगा कि न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ पे इस एरिया में बिहार के या फिर वहाँ पे आर्सेनिक का मात्रा अधिक हो गया है। तो कहने का मतलब ये भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है। यह अजैविक प्रदूषक है, मतलब ये जैव के द्वारा बनाया गया नहीं है। जल प्रदूषक को मापने हेतु जांच की जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोकेमिकल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो है, जो सड़ने गलने वाले जो चीज़ होते हैं, उसको ऑक्सीजन मिलता है तो ही वो गलता है। तो उसमें कितना ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है और कितना डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को जांच कर हम लोग जल के प्रदूषण को पता करते हैं। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। तो कैडमियम से जो है क्या होता है, ठीक, रक्तदाब क्या होता है, बढ़ जाता है। अचानक जो है BP बढ़ जाता है और ये हार्ट अटैक का कारण बन जाता है कैडमियम के प्रदूषण से। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द किया जाता है प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ये जो है ना रासायनिक धुआं होता है ब्राउन एयर, ठीक, और ये क्या होता है, इसमें जब हम लोग एंटर करते हैं, सांस लेते हैं, तो इससे भी हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है बॉडी को। PM तथा SPM संबंधित है प्रदूषण से। जो पार्टिकुलेट मैटर होता है PM, और SPM क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चर्चा में रहती हैं, ठीक। PM और SPM पार्टिकुलेट मैटर मतलब जिसका जो है 0.5 मिलीमीटर से जिसका आकार कम रहता है उसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, उस पार्टिकल को, ठीक। और वो चीज़ जैसे कि धुआं में चिमनी से निकलता हुआ धुआं हो गया, या फिर कहीं पे जो कोयला खदान है, कोयला से जलाकर जो है विद्युत ताप परियोजना किया जाता है, वहाँ पे भी निकलता है, तो वहाँ पे ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए आजकल इन सब चीज़ों को जो फ्लाइंग ऐश होते हैं उसको इकट्ठा करके और ईंट बनाया जा रहा है, जो कि क्या कहेंगे, वो सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है, वायु प्रदूषक हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का।
मिनी माता रोग होता है पारायुक्त जल से, जैसे कि हम ऊपर अभी ही बताएं यहाँ पे। मिनी माता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में प्रदूषण की मात्रा माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, कि ऑक्सीजन जल में कितना घुला हुआ है। यदि कम घुला हुआ है तो कहा जाएगा कि ज़्यादा प्रदूषित है, और अधिक घुला हुआ है ऑक्सीजन तो कहा जाएगा कि प्रदूषण कम है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को पता भी चल गया कि सिगरेट के धुआं, जब हम लोग ऐसे भी शहर में आप देखिएगा कि बहुत जो लोग सिगरेट पीता है, गांव में तो थोड़ा सा कम होता है, देखते हैं चौक चौराहा पर, लेकिन शहर में पटना में देखते हैं किसी भी चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग सिगरेट पीता है। तो वहाँ से उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन रहता है। ठीक, उसमें प्रमुख प्रदूषक के रूप में वही रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये हमारा दिल्ली में है, सेंट्रल बोर्ड फॉर पॉल्यूशन। ठीक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये सेंट्रल बोर्ड फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इसको बोला जाता है, ये दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ बना। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। अच्छा, अम्ल वर्षा कब होता है दोस्तों? जब पीएच मान जो है ना, वर्षा का पीएच मान ठीक 5.5 से 5.5 से यदि कम हो जाए तो इसको हम लोग पीएच मान कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक, और अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या होता है? वायुमंडल में ठीक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का होना। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ठीक, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक, और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। ठीक, अच्छा, DDT क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ये ऐसा प्रदूषक है ना दोस्तों, ठीक, कि इसको जो है क्या कहते हैं, ये अपघटन इसका होता ही नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक है पर्यावरण के लिए। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जैसा कि क्या, ताजमहल है, तो ताजमहल क्या करता है? SO2 से जो उसका संगमरमर है, CO3 संगमरमर होता है, और संगमरमर क्या करता है? SO2 से रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके वो उसका अपघटन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड हमारे धरोहर के लिए भी ठीक नहीं है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ये याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। मीथेन, हालांकि मीथेन को तो हम लोग प्रयोग करते हैं खाने वाले भोजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।